साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्ट का शिकार हो जाता है, लोन के दलदल में धंस जाता है, मल्टीपल लोन का शिकार हो जाता है, ऐसी स्थिति में उनके सहयोग के लिए और उनकी जानकारी के लिए हम आए दिन अपने वीडियो पोस्ट करते हैं। एक बार हमने अपने वीडियो के दौरान आपको एक बात कही थी कि अब हम फर्जी नोटिसेस का पोस्टमार्टम भी करना शुरू करेंगे। साथियों, बिल्कुल सही सुना था आपने, और वही शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं। आज हम एक ऐसे नोटिस का पोस्टमार्टम करेंगे जो आज की तारीख में कई लोगों को, आज भी और कल 13 तारीख को भी लोगों को अपनी मेल पे, व्हाट्सएप पे और टेक्स्ट मैसेज में लिंक पर प्राप्त हुआ। लोगों ने उस नोटिस को देखा, हमें भेजा, और 2, 4, 6 लोगों को तो हमने मौखिक बताने की कोशिश किया, वॉइस क्लिप के माध्यम से बताने की कोशिश की कि इस नोटिस को इग्नोर करो। तो आज हम 2 प्रकार के नोटिसेस के बारे में आपसे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, हमारा हर कंटेंट जो होता है वह अपने आप में यूनिक होता है, क्योंकि जिस टॉपिक पर हम बोलते हैं उससे पहले कभी कोई बोला नहीं होता है, और बाद में यदि कोई बोलता है तो वह कॉपी कहलाता है। तो साथियों, आज मैं आपको यह बताऊंगा कि एक नोटिस जो आज की तारीख में कई लोगों को और कल की तारीख में कई लोगों को प्राप्त हुआ है, मैं कंपनी का नाम नहीं लेते हुए मैं कह देता हूं कि उस नोटिस में यहां पर एक लाइन है और ऊपर जो है वह बेचने वाले का नाम लिखा गया है, और बेचने वाले के नाम के साथ में साइड में जो है उनका एड्रेस लिखा गया है। नोटिस में रेफरेंस नंबर लिखा गया है और टू करके जिसको भेजा जाता है उनका नाम लिखा गया है। लेकिन इस नोटिस का जो सब्जेक्ट है ना, वह सब्जेक्ट है सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, और इस नोटिस के ऊपर यहां डेट लिखी हुई है 13 मई 2025। खैर, मैं खुद भी ये समझ नहीं पा रहा हूं कि इतनी बड़ी गलती इन्होंने इस नोटिस में कैसे की, लेकिन फिर भी मेरा काम है आपको बताना, पूरी जानकारी देना, ताकि कम से कम जिन लोगों को इस प्रकार के नोटिस आए हैं वह तनाव मुक्त रहे और उन्हें जवाब देने की भी कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस नोटिस के बेस पे दुनिया में या कहो कि भारत के कानून में वह आपके खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकते हैं। अब इन्होंने जो नोटिस की लैंग्वेज लिखी है, नोटिस अंडर सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट अलोंग विथ सेक्शन 138 बी ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। डियर सर, मैडम के बाद शुरुआत की है कि दिस नोटिस इज बैंक सर्व्ड टू यू ऑन बिहाफ ऑफ, फिर कंपनी का नाम लिखा है, लेकिन हम न एडवोकेट्स का नाम लेंगे न कंपनी का नाम लेंगे, और यहां पर क्लोज नंबर 1 लिखा है इन्होंने कि आपका लोन अकाउंट नंबर ये है, और आपने जो है वह NACH के थ्रू हमें परमिशन ग्रांट की थी। लेकिन नंबर 2 में उन्होंने एक ब्रैकेट बनाया है, आप देख लीजिएगा, नंबर 2 में एक ब्रैकेट बना हुआ है और उस ब्रैकेट में यहां पर अकाउंट नंबर लिखा गया है। ठीक है, अकाउंट नंबर लिखा गया है। उसके बाद नेम ऑफ द बैंक लिखा गया है। ठीक है, यानी कि यहां आपका अकाउंट नंबर लिखा होगा, यहां पर बैंक का नाम लिखा होगा। उसके बाद इन्होंने NACH ECS ट्रांजैक्शन डेट लिखी हुई है, और इसके बाद यहां पर इन्होंने जो है वो लिखा है बाउंसिंग डेट, वहां लिखा है इन्होंने बाउंसिंग डेट, और इसके बाद इन्होंने जो है यहां लिखा है रीजन ऑफ बाउंसिंग, यानी कि रीजन ऑफ डिसऑर्डर, बाउंस का रीजन क्या है वो।
सबसे बड़ी बात ये है, सॉरी मैं मिस कर गया, यहाँ पर अकाउंट नंबर नहीं है, यहाँ पर अमाउंट है, क्योंकि अकाउंट नंबर जो है वो तो ऑलरेडी इन्होंने ऊपर मेंशन कर दिया है, यानी आपके महीने की जितनी भी ईएमआई है वो ईएमआई यहाँ पर लिखी गई है। अब मैं जो नोटिस देख रहा हूं इसमें यहाँ पर इन्होंने बैंक का नाम लिख दिया और यहाँ बाउंसिंग लिखी है इन्होंने 5/9/2024 की, इन्होंने बाउंसिंग लिखी है 5/9/2000 की, और इसके बाद इन्होंने दो डेट के ऑप्शन दे रखे हैं। दो डेट के ऑप्शन देने के बाद यहां पर लिखा है इनसफिशिएंट फंड, ये आपके वहां पर रीजन कोई और हो सकता है, और ये नोटिस भेज दिया आपको आपकी मेल आईडी पर, आपके व्हाट्सएप पर, आपको टेक्स्ट मैसेज में लिंक भेज दिया, या हो सकता है कि इन्होंने आपको आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर भेज भी दिया गया। लेकिन आप इस नोटिस को डायरेक्ट सिरे से अवॉइड कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी लीगल एडवोकेट से मिलने की जरूरत नहीं है, न इस नोटिस का रिप्लाई देने की जरूरत है, और न ही कोई कन्वर्सेशन करने की जरूरत है इस मैटर में। रीजन ये है कि सेक्शन 25 का जो केस होता है उस पर जो नॉर्म्स लागू होते हैं वह 138 एनआई एक्ट के ही होते हैं। अगर 5/9 को हमारी बाउंसिंग हुई तो इनको जो हमें नोटिस देना था वह 30 दिन के भीतर ही देना था, यानी कि अब 5 तारीख के बाद 30 दिन गिन लीजिए आप उंगलियों पे। अगर आप गिनते हो कि वो तारीख 4/10/2024 होती है, 4/10/2024 होती है, तो इस अवस्था में ही यह नोटिस वैलिड है, बाकी यह नोटिस टोटली इनवैलिड कहा जाएगा, कानून की नजर में यह नोटिस शून्य कहा जाएगा। अब बात यह है कि इनको नोटिस भेजना था 4/10/2024 को, और अगर हमें जब ये नोटिस भेज सकते थे इसके बीच में किसी भी डेट को भेज सकते थे, लेकिन इन्होंने नोटिस पे जो डेट मेंशन कर दी है, या तो यहां पर ये चुक गए, पूरे भारत के मामले में चुक गए कि 5/9/2024 की डेट मेंशन कर दी है। तो यहां से आप देखें 10वां महीना, 11वां महीना, 12वां महीना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, या तो ये नोटिस उन लोगों को भेजे गए हैं जिनके ईसीएस बंद हो चुके हैं या ईसीएस हिट नहीं कर रहे हैं, या जिनके लोन जो है वो राइट ऑफ हो चुके हैं, या कई बार बैंक्स भी क्या करती है कि किसी व्यक्ति के अकाउंट में अगर मल्टीपल ईसीएस हिट होते हैं तो वह खुद ही ईसीएस बंद कर देती है। उसके लिए वो किसी को इंफॉर्मेशन देना बैंक जरूरी नहीं समझती, लेकिन खाता धारक को इंफॉर्मेशन देती है कि भाई आपके अकाउंट में लगातार ईसीएस हिट हो रहे हैं, तो हम आपके खाते में अब ईसीएस स्वीकार नहीं करेंगे, तो खुद बैंक बंद कर देती है। ऐसी स्थिति में ये जो नोटिस आया है ना, ये नोटिस पूरी तरह कानूनी रूप से शून्य है, और इस नोटिस की आपको कतई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस नोटिस के बेस पर आपके विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि कौन सा दिमागी दिवालियापन था, क्योंकि जो ये नोटिस भेजा गया है। अच्छा, इस नोटिस के अंदर कहीं पर भी इन्होंने ये नहीं लिखा कि इस मैटर में हम सिविल कार्रवाई करेंगे। अगर सिविल कार्रवाई का करते तो सब्जेक्ट में सेक्शन 25 नहीं आता। यह जरूर ध्यान रखना है कि आपकी विवादित दिनांक से 3 साल के भीतर कंपनी द्वारा सिविल कार्रवाई की जा सकती है राशि की वसूली के लिए, लेकिन एक ईएमआई के लिए क्या, मैं तो कहूं टोटल लोन अमाउंट के लिए भी, और विशेषकर अनसिक्योर्ड लोन के मैटर में कंपनियां कभी भी सिविल कार्रवाई में नहीं जाती, क्योंकि वहां उनको कोर्ट फीस पे करनी होती है। तो जिन जिन साथियों को ये नोटिस आया है, कमेंट में रिप्लाई तो जरूर दीजिएगा कि सर बिल्कुल ये नोटिस मुझे आया था और मैं निश्चिंत हो गया। बट ये ध्यान रखना कि यहां की जो डेट है ना, यहां की डेट और यहां की डेट में अगर 30 दिन के अंदर का है मामला, तो फिर ये नोटिस वैलिड हो सकता है। लेकिन 30 दिन के ऊपर का टाइम आ गया, यानी कि बाउंसिंग की डेट और भेजने की डेट, तो उस नोटिस की कानूनी वैधता शून्य है।
इसी प्रकार इन्हीं लीगल फर्म के नाम पे कह दूं या इन्हीं लीगल पर्सन के नाम पे कह दूं कि मैं एक नोटिस और आता है सेम इसी प्रकार के लेटर पैड पे, लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। उसमें क्या करते हैं, नीचे ये 3-4 बॉक्स बनाते हैं, 3-4 बॉक्स बनाते हैं और उस नोटिस को कहते हैं ये प्री लिटिगेशन नोटिस, यानी कि किसी भी कार्यवाही को करने से पहले वाला नोटिस। और कई साथी हमको पूछते हैं कि क्या सर हमें इसका रिप्लाई देना चाहिए। तो एक बात ध्यान रखना साथियों कि इस मैटर में इनके द्वारा जो है नोटिस भेजा जाता है और इनके द्वारा बताया जाता है कि ये क्या कार्रवाई करेंगे। अब इन 3 बॉक्स में क्या होता है कि सबसे पहले तो ये लिखेंगे, यहां पर सिविल कार्रवाई लिखेंगे या आर्बिट्रेशन कार्रवाई लिखेंगे और ये करेंगे कि आपके विरुद्ध आर्बिट्रेशन की कार्रवाई की जाएगी, आर्बिट्रेशन अवार्ड पास करने की कार्रवाई की जाएगी। नीचे लिखते हैं सेकंड बॉक्स में एग्जीक्यूशन, यानी कि आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास होने पर आपके विरुद्ध एग्जीक्यूशन की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही यहां पर ये 2 शब्द जोड़ते हैं, सेक्शन 25/138, जहां लिखते हैं कि इस मैटर में आपके विरुद्ध ये कार्रवाई की जाएगी, या कभी कभी खुद लिखते हैं कि आपका जो केस है वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की इस कोर्ट में चल रहा है। अब ऐसी स्थिति में कई साथी जब हमको फोन करके पूछते हैं कि सर ये बताइए कि ये जो मामला है, ये जो नोटिस आया है, इस नोटिस के अंदर मुझे आर्बिट्रेशन का नोटिस आ चुका है, मुझे सेक्शन 25 का नोटिस आ चुका है, या किसी भी एक कार्यवाही का कोई भी एक नोटिस आ चुका है, मुझे इसका क्या जवाब देना चाहिए। तो मैं कहना चाहूंगा कि शायद कंपनी के जो मैनेजमेंट टीम है और उनकी जो लीगल टीम है, उनके बीच कोई सामंजस्य नहीं है, कोई तालमेल ही नहीं है कि किस व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्रवाई कर रखी है, किसको कौन सा नोटिस जारी किया जा चुका है, किसके विरुद्ध कौन सी लीगल प्रोसेस फाइल की गई है। कंपनियों को इस चीज की जानकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में जब आर्बिट्रेशन में भाई तुम जाओगे तो हमको तो तुम सेक्शन 21 का नोटिस दोगे ना, हमको तुम 12 का नोटिस दोगे ना, हमको तुम 62 का नोटिस दोगे ना, तो हमको हियरिंग का मौका दोगे ना। वो सारी बात हो गई। दूसरी बात, जब आर्बिट्रेशन का अवार्ड होगा तभी एग्जीक्यूशन करोगे, लेकिन जब आप हम इन तीनों में से हमें कोई एक नोटिस पहले ही जारी कर चुके हो तो इस प्री लिटिगेशन नोटिस की जो वर्थ है ना वो बिल्कुल ही शून्य है। या तो पहले जो लीगल कार्रवाई की गई वो फर्जी है या फिर ये नोटिस फर्जी है। ये साथियों आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये 3 बॉक्स बने हुए आते हैं, अब आप समझ चुके होंगे इन बातों को। क्या इस प्रकार के भी नोटिस आपको आए या नहीं आए, इस बारे में मुझे आप जानकारी दीजिएगा। साथियों इसी प्रकार हम आपको अपडेट देते हैं जो रियल अपडेट है। तो ध्यान रखिए आप कि चाहे सेक्शन 25 हो, चाहे सेक्शन 138 हो, चाहे सेक्शन 21 आर्बिट्रेशन एक्ट हो, अगर इन्होंने कोई भी एक नोटिस आपको लीगल कार्रवाई का जारी कर दिया है तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर आपको इस प्रकार के नोटिस आते हैं तो उनकी वैधता शून्य है। साथ ही में एक बात आपको और अब कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने अधिकारों के प्रति जागृत नहीं है। मैंने लास्ट लाइव में आपको बताया था कि हमारे प्रिय मित्र और साथी श्रीमान आशु जी अग्रवाल साहब द्वारा एक एनबीएफसी कंपनी को कुछ सवाल पूछे गए थे और उन सवालों में एक सवाल ये था कि
यदि कंपनी ने हमारे खिलाफ कोई न्यायिक कार्रवाई की है तो क्या कंपनी रिकवरी करने का अधिकार रखती है? इस चीज को मैंने YouTube मेंबरशिप पर उनके आंसर के साथ डाला हुआ है। जो लोग YouTube मेंबरशिप पे उन्होंने देखा होगा, तो उसमें उत्तर यह था, यदि कंपनी ने आपके खिलाफ कोई कार्रवाई की है, और ब्रैकेट में था LRN, LDN। यदि कंपनी ने आपके खिलाफ कोई कार्रवाई की है तो वह रिकवरी का अधिकार सुरक्षित रखती है, लेकिन उसमें उन्होंने केवल 2 नोटिस का जिक्र दिया, तीसरी किसी नोटिस का जिक्र नहीं दिया। तो जाहिर सी बात है, ऐसी स्थिति में यदि कंपनी ने अगर न्यायिक कार्रवाई कर रखी है तो कानूनन रूप से भी उनके रिकवरी एजेंट जो है वह आपसे रिकवरी का अधिकार नहीं रखते हैं। एक साथियों, बहुत ज्यादा समस्या आती जाती है, और वो ये कि लगभग लोग यही कहते हैं कि सर रिकवरी एजेंट धमकाते हैं, रिकवरी एजेंट जो है प्रेशर करते हैं, दबाव डालते हैं। तो मेरा कहना है कि आज का वीडियो देखा होगा आपने, एक गुरुजी किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते लोन नहीं भर पाए, फर्जी आर्बिट्रेशन की कार्रवाई हुई, उन्होंने चैलेंज कर दिया और उस मैटर में आरबीआई ने कंप्लेंट फाइल कर दी, और जो रिकवरी एजेंट आया उसको पता ही नहीं, और साथ में भाड़े के गुंडे लेके आया। वीडियो पोस्ट है, आज का ही वीडियो है, आप देखिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर डाला हुआ है वो वीडियो। और सीधी सी बात है, जब उनको इंटीमेशन लेटर हाथ में पकड़ाया गया ना, साइन करो, तो जनाब भागते नजर आए। तो जब भी ये रिकवरी एजेंट यदि किसी ऐसे व्यक्ति को लेके आए जिसके गले में पट्टा नहीं हो, रिकवरी एजेंट के लिए तो ये कहूंगा कि गले में आईडी कार्ड होता है, लेकिन ऐसे लोग जो बिना पट्टे के आते हैं, अब पट्टा कौन पहनता है मुझे कहने की जरूरत नहीं है, तो इन अनाधिकृत व्यक्तियों की आपका पहला सवाल ही, सबसे बड़ी बात क्या मालूम है, आप डरते क्यों? अरे भाई, आप अपना रिकॉर्डिंग मोड ऑन रखिए, और जो भी व्यक्ति आता है ना रिकवरी एजेंट, पहला सवाल होना चाहिए आपका नाम बताए। पहला सवाल होना चाहिए आपका नाम बताए। दूसरा सवाल होना चाहिए कौन सी बैंक NBFC से हो। तीसरा सवाल होना चाहिए किस ब्रांच से हो। अगला सवाल होना चाहिए कि आपका होम विजिट लेटर दिखाओ। वो कहेगा मुझे पेमेंट की बात बताओ कि तुम पेमेंट कब दोगे। अरे पेमेंट की बात तो भी करेंगे, लेकिन वो बाद में करेंगे, पहले मेरे सवाल होने चाहिए कि मैं एक ऑथेंटिक व्यक्ति से बात कर रहा हूं या नहीं। होम विजिट लेटर मांगिए, फिर मांगिए आप DRA लाइसेंस दिखाओ, ठीक है ना। होम विजिट लेटर आपके व्यक्तिगत नाम से होता है। थर्ड पार्टी आया है, आपका ऑथराइज लेटर दिखाओ, ठीक है। अब एक बात बता दूं मैं, कोई भी रिकवरी एजेंट आईडी कार्ड के अलावा कोई दूसरा डॉक्यूमेंट अपने पास नहीं रखता है, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि होम विजिट लेटर कंपनी इनको जारी ही नहीं करती है। कारण बताता हूं, साथ ही पूछो कि क्या आने से पहले आपने मुझे मेल डाली, मैसेज किया, आपने कॉल नहीं उठाया, मेरी मर्जी में फोन उठाऊं या नहीं उठाऊं, तुमने आरबीआई नॉर्म्स के अनुसार मुझे मेल या मैसेज किया या नहीं किया। इतनी चीजें आपको पूछनी है सीधी कॉल रिकॉर्डिंग पर। और एक बात ध्यान रखना, जैसे ही आप लोग कॉल रिकॉर्डिंग करते हो ना, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो ना, वो लोग भी आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने लग जाते हैं। पर चिंता मत कीजिए, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कहीं चलने वाली नहीं है, लेकिन आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग उन लोगों को मशहूर बना देगी, और प्लस आपके पास एक एविडेंस हो जाएगा कि कौन सी एनबीएफसी किस तरीके से इलीगल एक्सटोर्शन का काम कर रही है, धमकाने का काम कर रही है, आरबीआई की गाइडलाइन के पर जाकर काम कर रही है। ये सारी चीजें पूछने के बाद यदि आपके पास इंटीमेशन लेटर है तो आप उन्हें अवेलेबल करा दीजिए। और एक चीज ये जरूर ध्यान रखना कि रिकवरी एजेंट का काम केवल और केवल एक दूत के रूप में है।
जिस तरह एक पोस्टमैन का काम होता है कि यदि आपके नाम पर कोई चिट्ठी जारी हुई तो वो चिट्ठी लेकर आपके पास आए और आपको सुपुर्द करे, इसी तरह रिकवरी एजेंट का काम इतना ही है, यदि आपकी लोन की ईएमआई बाउंस हुई है, आप नहीं भर पा रहे हो, तो वह निवेदन मोड में आपके पास आए और आपके पास आकर आपसे प्रिय सभ्यतापूर्व तरीके से बात करें और आप जिन चीजों की जानकारी चाहो वह जानकारी आपको दे। एक बात बता दूं, रिकवरी एजेंट का पोस्टमार्टम हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर पोस्ट होता है। फेसबुक पर तो लाखों में व्यू जाते हैं। हमारे आशु जी अग्रवाल साहब के 13 लाख व्यू उनकी एक कॉल रिकॉर्डिंग पे। जितेंद्र जी शर्मा साहब की कॉल रिकॉर्डिंग पर 15 लाख से अधिक व्यू। चिंतन जी पटेल की रिकॉर्डिंग तो पूछो ही मत, जिसने चिंतन जी की रिकॉर्डिंग सुनी है ना वो दीवाना हो गया है चिंतन जी का, जिन पर भी 5-7 लाख 8 लाख के आसपास व्यू है। यानी कि इतने लोग आज की तारीख में मात्र एक हमारे चैनल पे, फेसबुक पेज की बात कर रहा हूं, हमारे चैनल पे इतने लोग आज की तारीख के लोन डिफॉल्ट के मैटर में ये चीजें देख रहे हैं। और वो सारे लोग ये वो है जो कि विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से चलते लोन को पे नहीं कर पाए। इसलिए उन लोगों का पूरा अधिकार होता है कि वह अपनी कानूनी रूप से प्रतिरक्षा करें। तो साथियों, जब आप इनसे सारे डॉक्यूमेंट पूछते हो ना, इनके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, इसका मतलब ये टोटली अनऑथराइज्ड पर्सन है, जिनसे बात करने के लिए आप अधिकृत नहीं हो। और दूसरी बात, ये कॉन्टेक्ट नंबर पे फोन करने की धमकी देते हैं, घर आने की धमकी देते हैं। तो एक बात बताऊं, आरबीआई सुने या नहीं सुने, आप शिकायत दर्ज कराओ। और साथ ही पुलिस स्टेशन जाते हो तो आपकी दिक्कत ये ना कि पुलिस आपकी शिकायत नहीं लेती है, तो मैं कहता हूं कि सीधा cybercrime.gov.in पे कंप्लेंट करो यदि कॉल हरेसमेंट, मेल हरेसमेंट, व्हाट्सएप करते हैं। और एक बात कहूं, कई लोगों को बड़ा कीड़ा लगा रहता है व्हाट्सएप कॉल का। अननोन व्हाट्सएप कॉल आया नहीं, उठाया नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कल सृष्टि खत्म हो जाएगी, कल धरती खत्म ही हो जाएगी, मैं कल किससे बात करूंगा। यदि आप रिकवरी एजेंट को एंजॉय में ले सको तो आप फोन उठाओ। बाकी आपको लग रहा है कि आप उससे हरेसमेंट होंगे तो आपको अननोन व्हाट्सएप कॉल तो उठाने ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, जब भी कॉल रिकॉर्डिंग की बात करो ना, तो आप सीधा सा आप पहले ही कहिए कि आपकी जानकारी के लिए हम बता रहे हैं कि गुणवत्ता की दृष्टि से आपका कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है। कृपया जो भी बोले सहज सभ्य भाषा में बोले और आरबीआई की गाइडलाइन की पालना करें। और इसी पालना के साथ बताइए आपका नाम क्या है, कौन सी बैंक से बोल रहे हैं, कौन सी ब्रांच से बोल रहे हैं, आपका एम्प्लॉय आईडी क्या है, आपका डीआर लाइसेंस नंबर क्या है। यदि आप कॉल कर रहे हैं तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप हमसे बात करें उससे पहले हम आप वेरीफाइड है कि नहीं, हम भी आपको वेरीफाई करना चाहते हैं। तो कृपया अपने दस्तावेज मेरे उक्त मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपके डॉक्यूमेंट को देखने के बाद पूर्णतः संतुष्ट हो जाने के बाद हमारे द्वारा आपसे बात की जाएगी। तब तक के लिए शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। चिंतन पटेल को कॉल करने के लिए आपका आभार, धन्यवाद। मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? चिंतन जी की बात तो सुनी होगी ना आपने, बड़ी प्यारी बात करते हैं। तो साथियों, आज था 2 नोटिस का पोस्टमार्टम, आगे हम करने वाले और भी नोटिस का पोस्टमार्टम। तो उम्मीद करता हूं कि जितने भी जितने भी लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, अपने फेसबुक पे साइड में शेयर बटन से अभी ही अपनी प्रोफाइल पर इस पोस्ट को डाल दीजिए। और ये नोटिस आपको आया है तो इग्नोर कीजिए, क्योंकि इस नोटिस पर आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होने वाली है। बने रहे एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर, जहां पर मिलेगी आपको इसी तरह की जानकारी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।